मैं गंगा माँ का बेटा हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसा कहने वाले नेता के बारे में आप जान गए होंगे। वही नेता कहता है मैं पिछड़े का बेटा हूँ, और वही नेता कहता है मैं अति पिछड़े का बेटा हूँ। यानी वो पिछड़ा भी कहलाना चाहता है, अति पिछड़ा भी कहलाना चाहता है, और गंगा माँ का बेटा भी। वो पिछड़ा हैं या नहीं, गंगा माँ के बेटे हैं या नहीं, हम उसकी बात करेंगे जो पिछड़े समाज का भी है और गंगा की गोद में भी रहता है। हम बात करेंगे मल्लाह समाज की, जिसकी रोजी रोटी नदी और घाट से, नाव से जुड़ी हुई है। और मोदी जिस विकास की बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं औद्योगिक टच जुड़ा रहता है। उसी की मिसाल है इस तरह की क्रूज, इस तरह की बड़ी बड़ी नावें। उससे किस तरह से मल्लाहों की ज़िंदगी में तब्दीली आई है, इन्हीं बातों पर एक रिसर्च कर रहे हैं। हमारे साथ हैं दिलीप यादव, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रिसर्च कर चुके हैं और समाजवादी पार्टी और महागठबंधन के समर्थक भी हैं। हम उनसे अभी जानना चाहेंगे कि निषादों के मामले, क्या यहाँ की डेमोग्राफी में एक अच्छी खासी संख्या है, पहली बात। दूसरा, उनका रोजगार क्या नदी घाटों से जुड़ा हुआ है। तीसरा, उन पर फ़र्क क्या पड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने बोला है कि निषादों का डेमोग्राफी क्या है, तो आप अगर देखें गंगा के किनारे स्टार्ट हो जाएंगे आप उत्तर प्रदेश में, जब एंट्री करती है सहारनपुर और आगे से तो जाके आपका बलिया में और बिहार में जाती है, तो इसके आसपास पे जो रहने वाला लोग हैं अधिकतर वो मल्लाह समुदाय है। बिंद भी कहते हैं, कहीं पर केवट कहते हैं, तमाम नाम है, लेकिन उन लोगों का जो मल्लाह समुदाय है वो प्रत्यक्ष रूप से नदी पे ही डिपेंड है। और उनका घर जो है वो नदी के किनारे ही आपको गांव मिलेंगे, या उनका जो रोजगार होगा वो नाव के द्वारा ही उनको रोजगार प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ हम आपको बताना चाहते, जैसे आपने बोला अभी कि मोदी जी ने बोला है कि मतलब वो अति पिछड़े हैं और पिछड़े गंगा माँ के बेटा, तो असली बात तो आपने ही बोल दी है, लेकिन मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि असली मामले में अगर गंगा माँ का कोई बेटा है जो सदियों से गंगा को प्रोटेक्ट करता है, आप इसका रोजगार का ही मामला नहीं है, नदी को साफ करने का मामला हो, नदी की स्वच्छता रखने का मामला हो, तो मल्लाह समुदाय से ज़्यादा गंगा नदी को कोई साफ नहीं कर पाएगा। आप इसके हिस्टोरिकल उदाहरण देख लीजिएगा। दूसरी बात है कि बोलते हैं मोदी जी तो कागजी पिछड़ा वर्ग में आए हुए हैं। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि ये कागजी पिछड़ा बने हुए हैं, जबकि हम जन्मजात हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि जन्मजात अगर अति पिछड़ा कोई है तो मल्लाह समुदाय है, जिसने यहाँ की सदियों से सभ्यता को बचा के रखा हुआ। गंगा की जो सभ्यता है मल्लाह समुदाय ने बचा के रखी हुई है। तो अगर आप पिछड़े की बात, अति पिछड़े की बात करेंगे, गंगा के बेटे की बात करेंगे, तो गंगा का बेटा तो मुझे मल्लाह समुदाय लगता है। उसमें मैं आपको एक जोड़ना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप क्रूज़ देखेंगे, आपने देखा कि क्रूज़ आपको एक दिख रही है, इसका आप मॉडल देखिए कि जो नाव में पहले लोग, अभी देखिए ऑनलाइन करा देते हैं लोग, यात्री आते हैं अपना बैठते चले जाते हैं, लेकिन जो नाविक है एक तो कम पढ़ा लिखा है, शिक्षा उनके में कम है। दूसरी बात है कि उनकी नाव से जो रोजगार जुड़ा, एक नाव पे 3 लोग डिपेंड हैं। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ उसकी लॉजिक की। एक जो ऑटो वाला नदी तक लाता है वो भी इसी व्यापार से जुड़ा हुआ है, एक नदी से लेकर किनारे तक ले जाता है वो भी इसी व्यापार से जुड़ा है, और जो नाव ले जाके नदी में ले जाता है यात्रियों को, ये 3 लोग एक जगह जुड़े हुए। कम से कम 3 लोगों का रोजगार एक नाव से जुड़ा है। एक नाव से जुड़ा है। ऐसी यहाँ पर 20,000 नाव है। इसका मतलब है कि 60,000 लोगों का रोजगार बाकायदा मोदी जी खा रहे हैं। यानी मोदी जी ने 2 करोड़ का नारा दिया था कि वो एक साल में 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, जो कि डेटा आ चुके हैं पूरी तरह से। 2 करोड़ तो कम हो गया 2011-12 में से, अभी तक का जो हुआ है वो 2 करोड़ रोजगार कम हुए हैं। इनकी मान के चलिए कि माइनस में अभी भारत में रोजगार चल रहे हैं, और जिसमें परंपरागत रोजगार इनने प्रत्यक्ष रूप से, अभी अगर देखा जाएगा बनारस का, तो अभी स्पेशल डेटा तो नहीं है, लेकिन हम इतना बता सकते हैं आपको, जो इनके साथ बैठ के और जो बात हुई है जिसमें हमने रिसर्च की है, कम से कम नहीं तो 60,000 लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। मतलब आप जो 20,000 का आंकड़ा बता रहे हैं वो बनारस और इसी के इर्द गिर्द कम से कम इतने लोगों का, बिल्कुल बनारस के आसपास का एरिया जो है 20,000 नावों का रोजगार छीना जाएगा। क्योंकि अभी आप बताइएगा कि कौन नहीं चाहेगा कि हम अच्छे से इसमें बैठ के जाएं, कौन चाहेगा कि हम धूप में बैठे, लेकिन अब धूप का सवाल नहीं है। इसको इसका मालिकाना हक
मल्लाह समाज के लोगों को हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसको आपको लगता है कि करोड़ों की क्रूज मल्लाह समुदाय ले लेगा? पूरा मल्लाह समुदाय लग जाए तो नहीं ले पाएगा। एक अति पिछड़ा का बेटा है, लाखों का सूट तो पहन सकता है, तो ऐसा वाला किस्मत नहीं है क्या? बिल्कुल। अगर मोदी जी कहते हैं कि हम इनको बढ़ाना चाहते हैं तो क्यों नहीं मोदी जी ने 10 जो नाव चलाने वाले मल्लाह थे उन्हीं के नाम पे क्रूज कर दिए होते? क्यों नहीं कर दिए? क्यों कॉरपोरेट को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही इसका मालिकाना हक दिया जा रहा है, मल्लाहों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये तो मोदी जी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं लोगों के सामने। अच्छा, क्योंकि जब किसी वर्ग के साथ उसकी रोजी रोटी का सवाल हो या फिर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, जब तक उस वर्ग के लोग में एक चेतना नहीं होती, उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता कि उनकी आवाज़ें विधानसभा और लोकसभा में गूंजे, तब तक कोई समाधान नहीं होता। आपकी शिकायत है कि मोदी या भारतीय जनता पार्टी मल्लाहों का ख्याल नहीं रखती। अब आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का महागठबंधन इस बात का दावा कर रहा है कि हमारे बिना केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। तो ये सवाल उल्टा आप पर भी तो अप्लाई होता है कि आप लोग कितना प्रतिनिधित्व दे रहे हैं और आगे टिकटों में क्या प्रतिनिधित्व दिया है आपने मल्लाह समाज को। दूसरी बात कि टिकटों के प्रतिनिधित्व के बाद क्या आप लोग आगे सरकार अगर बनती है या सरकार का किसी तरह से हिस्सा होते हैं तो उसमें देंगे? देखिए, अभी आप देखेंगे टिकट हमारा गोरखपुर से मल्लाह समुदाय को मिला, निषाद समुदाय को मिला हुआ है। निषाद समुदाय को हमने दिया हुआ है। आपका निषाद समुदाय को हमने कानपुर में दिया हुआ है, एक सीट पे और दिया है। और बाकी अच्छा, रामचरित्र निषाद जो, हाँ, जो हमने दिया हुआ है उनको टिकट दिया हुआ है। बाकायदा रिप्रेजेंटेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो समाजवादी पार्टी या महागठबंधन ने जो सीट बंटवारा किया हुआ है तो उसमें पिछड़े वर्ग से आप देखेंगे तमाम जातियों से हमने टिकट दिया हुआ है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कि जैसे आपने ये सवाल पूछा कि आप कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन आपने जो बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं और उसको काउंटर कैसे, बिल्कुल करेंगे हम काउंटर, क्योंकि हमने टिकट दिया हुआ है, हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है उनको। तो हम बोलेंगे, खुल के बोलते हैं कि हमने समाज के वंचित समुदाय से आने वाले अलग अलग जातियों को हमने रिप्रेजेंटेशन अभी लोकसभा में दिया हुआ है। और आने वाले टाइम में अगर उत्तर प्रदेश में 2022 में हमारी सरकार बनती है तो उसमें बाकायदा उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जो कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं बार बार कि हम हर किसी को उसकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे। चलिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि आबादी बराबर आरक्षण देंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, और आपने 3 नाम गिना भी दिए। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं मल्लाह समाज के लिए 7-8% पड़ जा रहा है, जो आबादी से कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा ही है, यानी अपने टिकट में तो दे दिया। ये सवाल ये है कि उनके मुद्दों को समाधान के लिए कुछ है, क्योंकि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके मुद्दों का राजनीतिक रूप से क्या समाधान? देखिए, अभी अगर देखेंगे आप, जनवरी में जो आंदोलन चल रहा था और हमारे जो राज्यसभा सांसद थे उन्होंने ये मल्लाहों का आंदोलन बाकायदा राज्यसभा में उठाया था और उसको बोला था कि मोदी सरकार को इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और हमारी पार्टी लड़ रही है, लगातार इनके साथ है और मल्लाह समुदाय के साथ है। बाकी डोम समुदाय है जो, और भी तमाम लोग जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिनका रोजगार नदी पे है, उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। और आने वाले टाइम में हमारी सरकार रहेगी तो सारी इनकी जो भी समस्याएं हैं उनको निपटारा किया जाएगा। सरकार में जो लोग बैठेंगे, अगर अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहते हैं या अखिलेश जी को और कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उनके सामने बात रखी जाएगी और वो उनको सारी चीज़ों से वो अवगत हैं। वो आप देखेंगे उनके भाषणों में आपको मिल जाएगा वो सारी चीज़ों से। मैं आपको बोल रहा हूँ, योगी जी को यही पता नहीं था कि यहाँ पर लाइसेंस का क्या व्यवस्था है, जबकि उनको पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश जी, उन्हें सारी जानकारी है कि कौन आंदोलन कहाँ चल रहा था और उन्होंने समर्थन दिया है। तभी उन्होंने अपनी पार्टी से राज्यसभा में बाकायदा मामला उठाया था और हम इनके साथ खड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप गली गली जा रहे हैं, घरों पे जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए ही, लेकिन उसमें जो मल्लाहों के असल सवाल हैं जो उन्हें ट्रेस कर रहे हैं, एक तो घाट की समस्या होगी उनकी। अगर हम देखा जाए तो जिस तरह से रह रहे हैं, सामाजिक स्थिति किस हद तक दिखती है? गरीब या अति गरीब या ठीक ठाक एक मिडिल क्लास, कैसी दशा में जी रहे हैं और उसका समाधान क्या? देखिए, अगर बात किया जाए तो मल्लाह समुदाय की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर आप उनके गाँव में जाएंगे, आप उनकी स्थिति देखेंगे, उनके यहाँ पर एजुकेशन लेवल कम है। मेरा तो यही मानना है कि अगर हम लोगों को प्रदेश में जिम्मेदारी मिलती है, अगर देश में हमारी पार्टी को जिम्मेदारी मिलती है, तो हम उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके जो एजुकेशन होगा, जो उनका हेल्थ होगा और उनके जो घर मकान होंगे, उनके लिए काम किया जाएगा। और पहली पूर्ववर्ती सरकार ने, जो हमारी समाजवादी सरकार ने 2012 से लेकर 17 तक बाकायदा उनके लिए काम किया है। आप गांव में घूम सकते हैं, आपको मैं कह रहा हूं कि घाटों में आप घूमिए और पूछिए कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मल्लाहों को लेकर क्या अंतर है, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। और आने वाले टाइम में और भी जो समस्याएँ हैं, उनकी जो भी समस्याएँ रहेंगी दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा और बाकायदा उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके लिए हम लोग शायद रिसर्च अभी कर ही रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं,
उसके लिए हम लोग भी एक रोड मैप बनाएंगे जिसको हम पार्टी को आगे देंगे कि इन पे मुद्दों पे काम हो सकता है। बिल्कुल, आखिरी सवाल ये है कि अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं बनारस में, तो इस चीज़ को आप जो हिस्टोरिकली ट्रेस करेंगे, बार बार मायावती भी कह रहे हैं कि जन्मजात पिछड़े समुदाय से हैं मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, इसलिए पिछड़े समुदाय का साथ उनकी तरफ होना चाहिए। दूसरी तरफ मोदी अपने आप को बता करके इस आइडेंटिटी को ले जा रहे हैं। 19 मई को यहाँ पर चुनाव है, क्या लग रहा है कि पिछड़ा समाज किसकी ओर जाते हुए दिख रहा है? देखिए, यहाँ स्पष्ट है मोदी के खिलाफ बेब राजनीतिक समर्थन से अलग एक मूल्यांकन करते हुए जमीन पर जाकर मोदी के खिलाफ यहाँ बेब है, लेकिन सरकार में है, तमाम हथकंडे हैं। चुनाव आयोग जैसे तेज बहादुर का इन्होंने पर्चा कैंसिल कराया है, जानबूझ के कराया है। तो आप देखेंगे कि मोदी जी तो उसी दिन हार गए जिस दिन तेज बहादुर का इन्होंने पर्चा कैंसिल कराया है। इनको तो मोरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप एक सैनिक से डर गए थे, असली चौकीदार से आप डरे थे, नकली चौकीदार, अभी तो हम ये नहीं कह सकते रिजल्ट क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारा महागठबंधन का प्रत्याशी जीते और मोदी जी को यहाँ से हम हराएं। लेकिन हम ये आपको ज़रूर कहना चाहते हैं कि दहाई के अंक पे हम बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश में रोक रहे हैं और बीजेपी की पूरे देश में विदाई उत्तर प्रदेश से ही करेंगे। और महागठबंधन जो बना है वो सामाजिक न्याय से जो महापरिवर्तन है उसकी लाइन पूरे उत्तर प्रदेश में खींच गई है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, माइनॉरिटी, ये पूरी तरह से हमारे साथ हैं और पूरी तरह से हमारे साथ वोट दे रहे हैं। और हमारी जो सीटें आएंगी वो आपको 23 मई को पता पड़ जाएगा कि किस प्रकार से लोगों का प्यार बहन जी को मिला हुआ है, अखिलेश जी को मिला हुआ है, आरएलडी प्रमुख अजीत जी को मिला हुआ है। और इन लोगों ने जो परिवर्तन किया, मैं तो इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होगा इस देश के लिए जब एक वंचित समुदाय से आने वाले लोग दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा दिलचस्प रहा बातचीत करना, क्योंकि ठीक है राजनीतिक दलों का समर्थन अलग चीज़ है, तमाम कार्यकर्ता आते हैं। रिसर्च स्कॉलर भी होना अलग चीज़ इसलिए है क्योंकि बहुत चीज़ें ज़मीन पर नहीं उतारी जाती। अगर दिलीप जेएनयू में पढ़ाई करके फिर उसके बाद अपने राजनीतिक रुझान के हिसाब से एक पार्टी चुनते हैं, लेकिन आ करके सिर्फ जिंदाबाद के नारे ना लगाने के बजाय एक मुद्दे को एक ट्रेस करते हैं, अति पिछड़े समाज की तमाम समस्याओं को देखना चाहते हैं, तो जो बता रहे हैं उन पर अमल होना चाहिए। ये उस दल के लिए भी जो अभी सत्ताधारी है और उस दल के लिए भी जो खुद उनके भी अपने समर्थन का दल है और जिनको सत्ता में आने की राह जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी कि मल्लाह समाज की इन समस्याओं पर गौर किया जाए। जो हज़ारों लोगों का रोजगार है उसे किस तरह से बचाया जाए।